तबाही के 120 सेकंड की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड में आई तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश अब भी जारी है। आपदा के गुजर जाने के 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमों ने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा है और अब भी ऑपरेशन जीवन में जुटे हुए हैं। लेकिन न्यूज़ 18 को 7 फरवरी को हुए हादसे के ऐसे 2 वीडियो मिले हैं जिनमें लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में सैलाब का खौफ है, मौत का डर है और कुदरत की विनाश लीला के आखिरी लम्हों का वो सच है जिसके बाद अब चमोली में मातम पसरा है। ये तस्वीर हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली जगह जब ग्लेशियर टूट के गिरा, ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जहाँ पर इसने हिट किया है और उसके बाद ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता चला गया। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का पावर प्रोजेक्ट भी रहा होगा। कर्मचारी काम भी करते रहे होंगे क्योंकि सब कुछ बहा कर ही आगे ले गया है। जिस वीडियो को न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है उसी जगह पर मैं यहीं पर खड़ा हूँ। यहीं से वो वीडियो बनाया गया था और रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था कुछ लोग इसी जगह पर खड़े थे और यहीं से उस वीडियो को बना रहे थे। इस तरफ से देखने लगे कि उस तरफ से बाढ़ आ रही है। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें दी कि उधर से कुछ पानी का मलबा और उधर से धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो समझने का मौका भी नहीं मिला। सैलाब से तबाही के वो 120 सेकंड। अभी जो लाइफ की हमें उम्मीद है वो टनल में ही है, तो इसीलिए हमने अपने सभी फोर्सेस को यहाँ पर लगा रखा है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। हमारी अपनी SDRF की टीम है, हमारे NDRF है, ITBP है, आर्मी है। जारी है दलदल में जिंदगी की तलाश। भागने की कोशिश तो किया होगा उसने, तो पत्नी उसकी बाहर से उसकी हवा से पत्नी कहाँ से ले गई। लकड़ी के लिए आ रखी थी, वो तो बाहर के साथ दे गई। सैलाब के बाद गम के आंसू। रविवार यानी 7 फरवरी को कुदरत की विनाश लीला के बाद अब सांसों की तलाश की जा रही है। दलदल के नीचे दबी जिंदगी को खोजा जा रहा है। तपोवन की सुरंग के एक एक कोने की पड़ताल की जा रही है। खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर NDRF, SDRF, नेवी, सेना, ITBP और उत्तराखंड पुलिस के जवान ऑपरेशन जीवन में जी जान से जुटे हुए हैं। लगातार मलबा हटाया जा रहा है। कभी जिंदगी बचाने की खुशी तो कभी सांसों की डोर टूट जाने के गम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच 7 फरवरी के 2 वीडियो सामने आए हैं। न्यूज़ 18 को मिले इन 2 वीडियो से सैलाब से हुई त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की है जो पल भर में तबाह हो गया, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ की ऊंची चोटियों से सैलाब नीचे आया और लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मौजूद लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन सैलाब उन्हें लील गया। सबसे पहले देखिए ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की तबाही की तस्वीर। इस वीडियो में आपको मलबे का गुबार नजर आ रहा होगा। इस तस्वीर में आपको पहाड़ की सकरी घाटियों से होकर आती बाढ़ की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही होगी। तो आपको बता दें कि इसी बाढ़ ने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसके निशान अब भी उस खौफनाक मंजर की बानगी पेश करते हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो सरकती हुई आपको नज़र आएगी। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है।
कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जगह क्या था यहाँ पर? ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, तो ये यहाँ पे बेसिकली डी टैंक के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। काम चल रहा था इसमें। और यहाँ पे बता रहे थे कि ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। अच्छा। लोकल का एक गांव का एक ही बंदा था, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा। लोग कम थे यहाँ पे। अच्छा, लोग कम थे। तो बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी? पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और महज 15 मिनट के अंदर उसने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अपनी जद में ले लिया। न्यूज़ 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बैराज पर मौजूद लोग सामने से सैलाब आता देख दहल गए। वो सैलाब से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन कुदरत के कहर के आगे उनकी एक न चली और बैराज पर मौजूद तमाम लोग बह गए। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 20 से 30 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि चश्मदीदों की माने तो चंद मिनटों में ही सब कुछ सैलाब में समा गया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अरे टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम पे। ग्लेशियर फटने से आई तबाही ने किस तरह तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे जुड़ी 2 तस्वीरें सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती हैं। पहली तस्वीर सैलाब से पहले की। इसमें तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साफ नजर आ रहा है। उसकी एक एक दरो दीवार साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सैलाब के बाद तपोवन में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों ने तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में ले लिया। अचानक एक इस तरफ से देखने लगे कि उस तरफ से बाढ़ आ रही है। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें दी कि उधर से कुछ पानी का मलबा और उधर से धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो समझने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह के सामने ये फ्लड आया और फ्लड आते देखते देखते इस पियर के ऊपर जो हमारी कैनाल बन रही है, बैराज का जो अप स्ट्रीम है, इसके ऊपर हमारे 100 के आसपास लोग सरिया बांध रहे थे, सेटरिंग कर रहे थे, जो रूटीन के काम थे उस काम को कर रहे थे। उस काम करने में हमारे सुपरवाइजर, इंजीनियर और टेक्निकल जितने भी स्टाफ थे, सारे उसके ऊपर खड़े थे। उन लोगों को जब तक हम लोग किसी से मोबाइल से कांटेक्ट कर पाते, जब तक किसी को सीटियां बजा पाते हैं, आवाज़ दे पाते, तो वो समझ नहीं पाए, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज होने लगा कि उनको हमारी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। तपोवन में पहाड़ से आए सैलाब ने कैसे पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तपोवन पावर प्रोजेक्ट में अब हर जगह मिट्टी और मलबा दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ बना एक पुल भी मलबे में तब्दील हो चुका है। पुल के निशान ही बाकी हैं, बाकी सब कुछ मलबे में दब चुका है। यहाँ मौजूद भंग्यूल गांव के लोगों को आने जाने और रोजमर्रा की चीजों को लेने जाने का सहारा बने पुल के बह जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भंग्यूल गांव का संपर्क अब टूट चुका है, लिहाजा हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजी जा रही है। एक ऐसा पुल जिसने भंग्यूल गांव, जो आप सामने गांव देख रहे हैं, इस गांव को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा झूला पुल होता था, और उस पुल की तस्वीर अब ये आपके सामने है। जो सैलाब 7 फरवरी को यानी रविवार को आया था, उस सैलाब ने इस पुल के परखच्चे उड़ा दिए। ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है और आपको ये सभी हकीकत जो अब सैलाब के बाद की जो स्थिति है वो दिखा रहे हैं। तबाही बड़ी है, बहुत बड़ी। इससे उबरने में वक्त भी लगेगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वहां मौजूद 2 सुरंगों से लोगों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। रेस्क्यू टीमें दिन रात सुरंग से मलबा हटाने और सांसों की तलाश में जुटी हैं। नेवी के मरीन कमांडो भी बुला लिए गए ताकि सुरंग के अंदर मौजूद पानी और मलबे में फंसे हुए लोगों को तलाशा जा सके। तपोवन के एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में इस वक्त जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, रात दिन काम किया जा रहा है ताकि कुछ लोग जो जीवित हो उन्हें बचाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर नेवी
के जो तैराक हैं उनको बुलाया गया है। डाइवर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इंडियन नेवी के, आप देख सकते हैं कई सारे जवान यहाँ पर हैं और वो अपने इक्विपमेंट के साथ पहुँचे हैं, क्योंकि जो डाइवर्स हैं उनमें से ये लोग अभी जो है अंदर जा चुके हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जब गए थे तो इनको सिर्फ वहाँ पर मिट्टी मिली थी और इस वजह से ये लोग बाहर आए और अपने पूरे जो अनुभव अंदर का था उसको अपने अधिकारियों को बताया। सेना, नेवी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे अपनों की आस में बैठे लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सैलाब से छलकते गम के आंसू रोके नहीं रुक रहे, गला रुंध जाता है, दिल भर उठता है। तपोवन से लेकर रैणी गांव तक मातम पसरा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि जिन्होंने अपने किसी को खोया है, और ये देखिए तस्वीरें, ये लोग घर नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। क्या हो गया? कौन था? इसकी दीदी थी। क्या हो गई? हस्बैंड का दीदी ना। अच्छा। हाँ, वो लकड़ी के लिए आ रखी थी, वो तो बाहर के साथ बह गई। हाँ। मम्मी थी इसकी, ये तो 3 भाई है। अच्छा। मम्मी संभाल रही थी, पढ़ा रही थी, कष्ट कर रही थी इनके लिए। फिर मम्मी तो चले गई। अच्छा। अब किसने करना है इनके लिए कष्ट? बुधवार को तपोवन और जोशीमठ इलाके में मौसम खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई। यही नहीं, मौसम विभाग ने जोशीमठ के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना जताई, जिससे हेलीकॉप्टर सर्विस को बंद करना पड़ा। मौसम के बदलते मिजाज से तपोवन और ऋषिगंगा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी हो सकती है। बारिश से मलबा निकालना और जिंदा बचे लोगों की तलाश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिम्मत वालों की जंग अब भी जारी। और उत्तराखंड में क्यों आई इस तरह की प्रलय? आखिर ग्लेशियर कैसे टूटा? इस वक्त बस यही सवाल देश के लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। आखिर इतनी सर्दी के समय जब पहाड़ों में तापमान माइनस में रहता है तो ग्लेशियर टूटने की क्या वजह हो सकती है? माना जा रहा था कि ग्लेशियर टूटने से आपदा आई, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने असली वजह काफी हद तक साफ कर दी है। तस्वीरों से साफ हो गया है कि ये आपदा ग्लेशियर टूटने से नहीं बल्कि तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली और ये हादसा हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ऋषिगंगा घाटी में तबाही आ गई? क्या है उत्तराखंड में तबाही के पीछे की असली वजह? क्या हो सकती है ग्लेशियर टूटने की सच्चाई? ग्लेशियर टूटने की कई थ्योरी सामने आई। सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है कि सर्दियों में कैसे टूटा ग्लेशियर? ये तस्वीरें और रविवार की सुबह का ये मंजर जब जब नजरों के सामने आता है कलेजा कांप उठता है। उत्तराखंड के जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ वहां तक अभी कोई पहुंच नहीं सका है, लिहाजा अभी तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि जोशीमठ के पास जिस जगह ये हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। अभी तक इन तस्वीरों के साथ जो कुछ भी सामने आया है वो कयासों के मलबे और अनुमान की बाढ़ के सिवा कुछ नहीं। ग्लेशियर पर हर दम नजर रखने वाले और मौसम के साथ साथ पहाड़ों पर जमी बर्फ पर रिसर्च करते रहने वाले वैज्ञानिक कम से कम एक मामले में एक राय हैं कि तापमान बढ़ने की वजह से उत्तराखंड के ऊपरी हिस्से के पहाड़ों पर हिमखंड टूट गए, जिसकी वजह से बेहिसाब पानी निकला और ये तबाही का मंजर नजरों के सामने आ गया। लेकिन सवाल यही खड़ा है कि आखिर क्यों? देखिए 2000 में मैं गंगोत्री ग्लेशियर में था। वहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर, एक बड़ा ग्लेशियर होता है, उस बड़े ग्लेशियर की कई सहायक ग्लेशियर होते हैं। उसको वो सहायक ग्लेशियर भी पीछे पिघलते हैं और मेन मुख्य ग्लेशियर भी पीछे पिघलता है। दोनों में कुछ ऐसा ऊंचाई नीचाई का अंतर पड़ जाता है कि वो सहायक ग्लेशियर मुख्य ग्लेशियर में
लटकते हुए नज़र आते हैं और उनको हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलने लगते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सहायक हैंगिंग ग्लेशियर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मलबा आता है, थोड़ा बहुत अगर स्नो बर्फ़ पिघली या बरसात हुई और वो मलबा फिर आने के कारण नदी ब्लॉक हो जाती है और जिसके कारण कि वो बर्स्ट करता है और फ्लैश फ्लड आ जाता है। जरा इन सैटेलाइट से उतारी गई तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए हमारे वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर रविवार को मौसम ने ऐसी कौन सी करवट ली जिससे पूरा आलम ही बदल गया और जो कुछ भी सामने आया वो सदमा दे गया। उत्तराखंड के जिस हिस्से की सैटेलाइट की इन तस्वीरों को पढ़ने की कोशिश की जा रही है वो बेहद पेचीदा है और हैरान भी करती है। और आइए अब आईएसआई की दंगा साजिश की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली दंगों में सरहद पार की साजिश का चौंकाने वाला सबूत सामने आ गया है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आईएसआई और आतंकी सरगना हाफिज सईद की ओर से किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान एजेंडे वाली प्लानिंग साफ समझ में आ रही है। न्यूज 18 के पास दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश से जुड़े 2 एक्सक्लूसिव सबूत हैं। एक पाकिस्तान से आया है और दूसरा कनाडा से। एक में किसान आंदोलन को लेकर हाफिज सईद का करीबी पाकिस्तान से अपनी साजिशों का वीडियो जारी कर रहा है, तो दूसरे सबूत में कनाडा से खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाला एक शख्स पता चल रहा है कि लाल किले पर तिरंगे के पास झंडा लगाने की पूरी प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया। देखिए आईएसआई और खालिस्तान की दंगा साजिश। लाल किला साजिश में आईएसआई ट्रैक्टर रैली कटांगे जड़ी ननकाना साहब तो शुरू होएगी और वाघा बॉर्डर तक जाएगी। हिंसा में बाजवा और हाफिज का हाथ। खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं। गोपाल चावला का सनसनीखेज वीडियो। I gave you the hint 3 hours before। मैं कहा भाजी अपने कैमरे तैयार रखो। तुसी मेरी गल सुनते नहीं कि मैं की करा। खालिस्तान आईएसआई की दोस्ती का सबूत। 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा में आपने कई चेहरे देखे होंगे। लाल किला हिंसा में 1 लाख के आरोपी इनामी दीप सिद्धू की साजिश देखी होगी। दीप सिद्धू का समर्थन करने वाले खालिस्तान समर्थक मोह धालीवाल को देखा। लेकिन अब आपको इस पूरी साजिश का सबसे चौंकाने वाला चेहरा दिखाते हैं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में खालिस्तान और आईएसआई से जुड़े दोनों लोगों का हाथ सामने आया है। बाजवा और इमरान के करीबी और पाकिस्तान में रहकर खालिस्तान से जुड़ी साजिश रचने वाले गोपाल चावला ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो से साफ है कि उस दिन की हिंसा में खालिस्तान से जुड़े लोगों और पाकिस्तान की साजिश थी। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सचिव और भारत के खिलाफ खालिस्तान मिशन चलाने वाला गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद और पाकिस्तान आर्मी के चीफ बाजवा का बेहद करीबी है। भारत में किसान आंदोलन को लेकर उसने आईएसआई की साजिशों वाला जहर उगला है। ट्रैक्टर रैली कटांगे जड़ी ननकाना साहब तो शुरू होएगी और वाघा बॉर्डर तक जाएगी। मैं अपील करदा कि साडी एक रैली आएगी सिंध तो जड़ी महेश सिंह की सरबराही होएगी। एक रैली साडी आएगी बलोचिस्तान तो जेडे जसबीर सिंह की सरबराही होएगी। एक रैली साडी आएगी पिशावर तो केपीके का इंचार्ज प्रताप सिंह उन्होंने लेके आएगा। एक रैली आएगी पंजा साहब तो गुरमेल सिंह उन्होंने लेके आएगा। ननकाना साहब के जेडे रैली और कपिल राज सिंह और वीर जी जन्म सिंह इतों लैके जाएंगे और लाहौर तो अजीत सिंह रैली कटेगा। सारिया रैलियां असीं वाघे बॉर्डर ते इकट्ठियां करांगे। मेरी अपने मुसलमान जिन्ने साडे वीर ने जिन्ने किसान ने साडे वीर उन्होंने भी बेनती है कि किसानों का जिहड़ा अंदोलन है यह सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। पूरी दुनिया के जिहड़े किसान ने असीं उन्हां वीरां दा साथ देवांगे।
किसान आंदोलन के नाम पर अब तक खालिस्तान की साजिशें सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बैठे गोपाल चावला ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में वाघा बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया, उससे 26 जनवरी हिंसा की इंटरनेशनल साजिशों से पर्दा उठ रहा है। खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला आईएसआई का मोहरा है। उसने वीडियो जारी करके किसान आंदोलन का समर्थन किया। वहीं आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान उर्फ मक्की ने खालिस्तान के समर्थन का ऐलान करने वाला वीडियो जारी कर दिया। इसके अलावा खालिस्तान की मांग के लिए 6 फॉर जस्टिस संस्था चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू का लाल किला हिंसा से संबंधित ऑडियो सामने आया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा में 50,000 के इनामी इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। वो भी खालिस्तान प्रायोजित हिंसा का हिस्सा है। इसके अलावा सूत्रों का दावा है कि दीप सिद्धू ने पूछताछ में खुफिया एजेंसियों को कई राज बताए हैं। सिद्धू ने स्पेशल सेल के सामने 26 जनवरी की हिंसा के साजिश के राज खोले, तो इसी राजफाश के दौरान न्यूज़ 18 के हाथों एक ऑडियो क्लिप लगा। इस ऑडियो क्लिप में आवाज़ है खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाले पन्नू की। लाल किला हिंसा के बाद पन्नू किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और ये कह रहा है कि उसने पहले ही बता दिया था कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। पन्नू ने ये भी कहा कि अगर लाल किले पर निशान साहब नहीं फहराते तो किसान आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं था। गुरपतवंत सिंह पन्नू 6 फॉर जस्टिस का प्रमुख है। उसके खिलाफ पंजाब में आतंक फैलाने से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर पन्नू ने जो कुछ कहा है उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, you didn't even listen. I gave you the hint 3 hours before. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ 26 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕੀ? What is the movement then? They told hundreds and thousands of farmers to come from Punjab and do what? Go back? What did they do then? What was the movement if we would not have done January 26? गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऑडियो ने खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। यानी पन्नू को 3 घंटे पहले ही मालूम था कि लाल किला समेत दिल्ली में किस कदर खालिस्तानी एजेंडे के तहत हिंसा होने वाली है। खबर है कि रेफरेंडम 2020 यानी 2020 में खालिस्तान के लिए पूर्ण आंदोलन की साजिश में पन्नू का हाथ है। पिछले 1 साल में उसने पंजाब में कई तरह की आतंकी साजिशें रची हैं। वो कनाडा में रहकर पंजाब के कई जिलों में खालिस्तानी झंडे लगवाता है। खालिस्तानी पन्नू और गोपाल सिंह चावला का किसान आंदोलन को लेकर एजेंडा एक ही है। पन्नू कनाडा से किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, जबकि गोपाल चावला किसानों के नाम पर पाकिस्तान से साजिशों का ऐलान कर रहा है। लाल किला हिंसा और दिल्ली में दंगों की पूरी साजिश के सबसे अहम सबूत और सुराग वाले किरदार दीप सिंह सिद्धू का रुख करते हैं। पुलिस के मुताबिक उसने अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज बताए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 25 नवंबर को पहली बार दीप सिद्धू बॉर्डर पर आया था। वो सिंघू बॉर्डर पर अपने टेंट में रुका था। पहले दिन उसने किसान आंदोलन के समर्थन और सरकार के खिलाफ भाषण दिया। सिंघू बॉर्डर के पास एक कमरा भी किराए पर लिया था। स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने बताया कि वो कई बार लखा सिधाना से सिंघू बॉर्डर पर मिला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन फेंक दिया। उसके मोबाइल की तलाश जारी है और उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है। स्पेशल सेल के मुताबिक दीप सिद्धू अपने दोस्तों के मोबाइल नंबर से बात करता रहा। उनके फोन पर वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक आईडी और पासवर्ड विदेशी दोस्तों को देकर वीडियो अपलोड करवाता रहा। इसमें कैलिफोर्निया में रहने वाली उसकी महिला मित्र ने काफी मदद की थी। दीप सिद्धू से दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने भी पूछताछ की है। किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा की साजिश में स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से इकबाल सिंह को भी गिरफ्तार किया था। 50,000 का ये वांटेड आरोपी ट्रैक्टर रैली में शामिल था और रूट तोड़कर लाल किले की ओर पहुंचा था। वैसे तो सिर्फ कथावाचक है, ये कथा कराता है गुरुद्वारे में घूमकर या जो लोग बुलाते हैं, लेकिन ये पिछले नवंबर से कई बार ये सिंघू बॉर्डर पर आता रहा है और एक किसान के जो समूह चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके समर्थन में और ये वहाँ पर रहता था, वापस चला जाता था। ये फिर 22 तारीख को जनवरी में 22 तारीख को यहाँ पर आया था और सिंघू बॉर्डर पर था और फिर वहीं से ये रेड फोर्ट पर आया 26 तारीख को। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद से खालिस्तान समर्थक और हिंसा के कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है।
इसके अलावा खुफिया एजेंसियां लाल किला हिंसा से जुड़े तमाम वीडियो की पड़ताल भी कर रही हैं। अब तक के तमाम वीडियो और सुराग यही इशारा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसमें खालिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हिंसा की साजिश रची। और आइए अब आपको दिखाते हैं बदलापुर पार्ट 2 की एक और कहानी। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का बिकरू कांड आपको याद होगा। यूपी के कासगंज में एक बार फिर वैसी ही घटना दोहराने की कोशिश हुई है। जहां अवैध शराब की भट्टियां जलती थी, उसी जगह पहुंचे पुलिस वालों को एक हिस्ट्री शीटर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बंधक बना लिया। खेतों में बंधक बनाकर एक सिपाही की हत्या कर दी और एक दारोगा को बुरी तरह घायल करके उसकी सर्विस रिवॉल्वर लूट ले गए। लेकिन पुलिस ने भी खाकी पर हुए हमले के जवाब में पहला बदला ले लिया। देखिए बिकरू की तरह यूपी पुलिस का बदला पार्ट 2। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड पार्ट 2। बंधक बनाकर सिपाही की हत्या, दारोगा को बांधकर पीटा, कासगंज में शराब माफिया का आतंक। यूपी के कासगंज में जो कुछ हुआ उसने कानपुर में विकास दुबे के पुलिस हत्याकांड का मंजर एक बार फिर आंखों के सामने ला दिया। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला करके बंधक बनाया गया। सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। ऐसी ही घटना 9 फरवरी की रात को कासगंज के नगला धीमर में हुई। अवैध शराब की भट्टियां चलाने वाले मोती को गिरफ्तार करने गए सिपाही को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और दारोगा पर जानलेवा हमला किया गया। ये जो माफिया इस तरह का वहाँ पे प्रचलित था, उसके खिलाफ हम एक अभियान चला रहे थे और उसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये टीम हमारी गई थी। और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे। एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है बल्कि गंभीर बात है। कानपुर के बिकरू कांड जैसी घटना दोहराने की ये साजिश कासगंज के सिद्धपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कासगंज के नगला धीमर गांव में दारोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को अवैध शराब के अड्डों की खबर मिली थी। पुलिस के मुताबिक नगला धीमर में मोती और उसका भाई एलकार शराब की अवैध भट्टियां चलाते थे। मोती पहले से ही सिद्धपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी थी। इसी सिलसिले में गैंगस्टर मोती के घर दारोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सारा मंजर बदल गया। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब बनाने वाले माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दारोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र ने मोती को थाने चलने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान उसका भाई एलकार और अवैध शराब कारोबार से जुड़े उसके साथी आ गए। पुलिस वालों से उनकी बहस होने लगी। पुलिस वालों ने शराब की भट्टियों को तलाश करने के लिए गांव में गश्त की बात कही तो उन्हें घेर लिया गया। इसके बाद हिस्ट्री शीटर मोती और उसके साथी दोनों पुलिस वालों को बंधक बनाकर खेतों में ले गए। गांव वालों ने और उस मोती धीमर और उसके भाई एलगार ने पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें हमारा जवान शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक नगला धीमर गांव की सरहद पर काली नदी बहती है। नदी के पास का काफी इलाका सुनसान है। यहीं पर शराब माफिया से जुड़े लोग अवैध शराब की भट्टियां चलाते हैं। सिद्धपुरा थाने के दारोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को मोती और उसके साथी काली नदी के पास ले गए। वहीं खेतों में बंधक बनाए गए सिपाही को पूरी तरह पीटा, पीट कर उसकी हत्या कर दी और दारोगा अशोक की वर्दी उतारकर रिवॉल्वर छीन ली। इसके बाद उन पर जानलेवा हमला करके फरार हो गए। अवैध शराब का कारोबार करने वाले मोती और उसके भाई एलकार सिंह को नहीं मालूम था कि जो जुर्रत उन्होंने की है उसका अंजाम क्या होगा। पुलिस को 9 फरवरी की देर रात पूरी घटना की खबर मिली। उसके बाद एक्शन शुरू हो गया।
पुलिस टीम पहुंची तो काली नदी के पास दारोगा अशोक घायल मिले। वहीं सिपाही देवेंद्र का शव खेतों में पड़ा था। दारोगा को अलीगढ़ में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही कासगंज के पास 4 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ में आरोपियों की तलाश की जा रही है। कासगंज में नदी के पास भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। कुल 6 टीमें आरोपियों को ढूंढ रही हैं। 3 टीमें सिर्फ मोती की तलाश कर रही हैं। वहीं सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। कैसे हमारे पुलिस के लोगों पर लोग हमला कर रहे हैं, हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और पुलिस का किसी पर भी कोई गुंडाई करे, कोई हमला करे, कोई जानलेवा उसको क्षति पहुंचाए, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल की घटना ने सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेने पर विवश किया। मोती और उसके भाई एलकार सिंह ने पुलिस वालों पर हमले की जो वारदात की, उसका पहला नतीजा कुछ घंटे बाद ही सामने आ गया। मोती और उसके भाई एलकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी। दारोगा अशोक कुमार को घायल कर दिया। जवाब में पुलिस ने सुबह करीब 5:30 बजे तलाशी के दौरान एलकार सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो एनकाउंटर में मारा गया। वहीं मोस्ट वांटेड मोती की तलाश जारी है। हमारी एक घटना हुई तो हमारी रेंज के चारों जनपद की पुलिस थी, हम लोग सब कोई मिल के कॉम्बिंग कर रहे थे। उसमें अपराधियों ने पुलिस के पार्टी को देकर फायरिंग की। उसमें एक व्यक्ति मारा गया। बाद में उसकी पहचान अलकार के रूप में हुई है, जो कल ये घटना में वांछित था। कासगंज की घटना को लेकर पीड़ित पुलिस वालों के परिवार में मातम और गुस्सा है। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था उसकी? 15 में। शादी भई है 17 में। आपसे कोई बात हुई थी पहले? अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है। वो थी कासगंज में, वहाँ से ये मतलब डेबिट में गए हुए थे, तो वहाँ पे डेबिट में उन लोगों ने इनके मारपीट करी है। इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई है। अभी DN हॉस्पिटल में भर्ती है। यूपी सरकार ने शहीद सिपाही देवेंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। परिवार के एक शख्स को नौकरी का वादा किया है। देवेंद्र के परिवार में उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। सिपाही देवेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और पुलिस ने संकल्प लिया कि खाकी वर्दी वालों पर हमला करने वालों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा।